हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं एचसीवी के सॉल्यूशन सीरीज सेक्शन में। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 11 जो कि है ग्रेविटेशन के ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले के चैप्टर्स के सॉल्यूशन हमने पोस्ट कर दिए हैं, वो आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स सतीश मिश्रा पर मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहां पर? यहां बोला गया है द एक्सेलरेशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ मून जो है वो अर्थ के रेडियस का 1/4 दिया हुआ है यहां पर। ठीक है। अब if the moon is stopped for an instant and then released, it will fall towards the earth. The initial acceleration of the moon towards the earth will be. तो ये अर्थ है, ये यहां कहीं पर मून है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मून का एक्सेलरेशन मतलब अर्थ कितने एक्सेलरेशन से मून को यहां खींच रहा है, वो ये वैल्यू है 0.0027। और अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी अगर होगा तो उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 10। ठीक। अभी यहां बोल रहे हैं अर्थ स्टॉप कर गया, फिर अर्थ को मून खींच मून स्टॉप कर गया, फिर अर्थ उसको खींच रहा है। तो कितने एक्सेलरेशन से खींचेगा? जितना यहां पे एक्सेलरेशन होगा वो कितना है 0.0027। बस सिंपल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ मून just before it strikes to the earth in the previous question। तो देखो कुछ डेटा हमको दिया है इन्होंने, बोला है अगर हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन मतलब अर्थ के सरफेस बोले तो यहां पर इस जगह पे मतलब r डिस्टेंस की दूरी पर अर्थ से, तो अर्थ से r डिस्टेंस की दूरी पर जो एक्सेलरेशन है gm/r², ये ठीक है रेडियस ऑफ अर्थ, ये दे रखा है आपको कितना, वो 10 दे रखा है। बोल रहे हैं जब मून यहां अर्थ पर आ जाएगा तब ये मून आ गया यहां पे अर्थ पे, तो अब मून को कितने एक्सेलरेशन से अर्थ खींचेगा, तो उसके लिए तो आपको ये सेपरेशन पता होना चाहिए। कौन सा? यहां से लेके यहां तक की सेपरेशन पता होनी चाहिए, उसी एक्सेलरेशन से खींचेगा। तो ये आर ई है, ये आर ई बाई 4 है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पता चला था हमें। तो ये हो जाएगा 5/4 आर ई। तो कितने एक्सेलरेशन से अर्थ खींचेगा? अर्थ खींचेगा मून को gm 5/4 re का होल स्क्वायर, मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा वो 16/25 टाइम्स ऑफ gm/r², मतलब 10 का आएगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें ज्यादातर बच्चे कहते हैं अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन 10 टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, और ग्राफ के मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी कभी क्वेश्चन आए तो ग्राफ ड्रॉ करने में कभी भी आप इंटरेस्टेड ना रहा करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। आप उसी की वैल्यूज से आप प्रोसेस करो, ज़्यादा सही रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड surface of Mars at surface of Mars is 4 meter per second square. A 60 kg passenger goes from Earth to Mars. अर्थ से मार्स पे जा रहा है इन ए स्पेसशिप दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नेग्लेक्ट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। विच पार्ट ऑफ द फिगर, इस फिगर का कौन सा पार्ट बेस्ट रिप्रेजेंट द वेट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पैसेंजर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। से यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पर मार्स है। ठीक है। यहाँ से हम बढ़िया एक स्पेसशिप में जा रहे हैं, ऐसे से जा रहे हैं, ऐसे से जा रहे हैं। कुछ दूर तक अर्थ की ग्रेविटी स्ट्रांग रहेगी तो अर्थ की तरफ पुल लगेगा नेट, और उसके बाद कुछ देर बाद मून कह रहे हैं मार्स की डोमिनेट कर जाएगी। कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों की एक बार कैंसिल कर जाएगा, वहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ में कहीं क्या कोई बता रहा है जहाँ पे नेट वेट 0 है, कोई ऐसा पॉइंट है? तो जब हम इस ग्राफ को देखने गए तो हमें पता चला इस वाले में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि नेट वेट 0 हो, इसमें भी नहीं दिख रहा है, सी वाले में दिख रहा है कि यहाँ पर आके वेट इसका 0 हो रहा है। तो सी वाला ऑप्शन हो सकता है। डी में बता रहे हैं 2 बार 0 होगा,
यहाँ पर और यहाँ पे 2 बार 0 पॉसिबल है ही नहीं, तो सी वाला होगा। डी में 2 बार कह रहे 2 बार कैसे होगा, एक बार यहाँ यहाँ थोड़ा ना 0 होगा, बीच में कहीं एक बार 0 होगा, तो एक ही बार वाला आंसर होगा, तो इस सी वाला आंसर हो जाएगा। कुछ सोचने की ज़रूरत आपको है ही नहीं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर अ प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम, किसी सोलर सिस्टम में प्लैनेट की बात कर रहे हैं, विच हैज मास डबल द मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ अर्थ। एन ऑब्जेक्ट जिसका वेट W है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल वे। तो देखो क्या है, अर्थ के सरफेस पे वेट का मतलब हो गया Gm मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाई r स्क्वायर, दैट इज वेट। ठीक है, एंड ये इंटरेस्टेड है किसी और प्लेनेट पे जहाँ डेंसिटी तो सेम है लेकिन मास डबल है, तो इसका मतलब रेडियस में कुछ फ़र्क हुआ। तो m इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब टाइम्स ऑफ डेंसिटी, और ये बोल रहे हैं 2m है, तो 4/3 पाई r डैश क्यूब रो। सो r डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ r, ये आ जाएगी। सो अब नया जब हम वेट कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, g लिखेंगे उस प्लेनेट का मास जो कि 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है, मास लिखेंगे, और रेडियस की जगह r डैश लिखेंगे जो कि 2 की पावर 1/3 है ना, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये 2 की पावर 1/3 है, ऊपर जाएगा तो ये वहाँ पावर 1 लगा है, तो 2 पावर 2/3 माइनस 1 आएगा, तो ये 2 पावर 1/3 आ जाएगा ऑफ वेट। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ मास सेम दिया है, मास सॉरी डबल दिया है, और रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं है, डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ लफड़ा जो है रेडियस में हुआ जरूर है। बस उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन जल्दी जल्दी में बच्चे आंसर गलत कर देते हैं, 2W बोल के चले आते हैं। ठीक है, वो रेडियस के बारे में नहीं सोचते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज g, the work done in slowly lifting a body of mass m from the earth's surface to height r to the radius is। तो देखो अर्थ के सरफेस से किसी r डिस्टेंस तक किसी बॉडी को लेके गए हम, कितना वर्क करना पड़ा होगा। सिंपल सी बात है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल, जो भी लेके गया होगा उसका होगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है, तो ग्रेविटी का वर्क प्लस एक्सटर्नल का वर्क का सम भी 0 आना चाहिए। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा। अब यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं mgh बोल के। देखो mgh जो होता है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो mgh होता है, वो केवल स्मॉल हाइट के लिए होता है, लार्ज हाइट के लिए नहीं होता है। यहाँ तो बोल रहे सरफेस से r डिस्टेंस, r मतलब रेडियस के बराबर है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कभी भी हम जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं या नेगेटिव वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करते हैं, दोनों बात एक ही हैं, या वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की बात करते हैं, तीनों बातें एक ही हैं। तो हम यहाँ पे जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो लिखते हैं कुछ इस तरह से, माइनस का g m1 m2 फाइनल माइनस इनिशियल r2 1/r1, ऐसे लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखते हैं, तभी सही आता है, नहीं तो गलत हो जाता है। अब इस फॉर्मूले में जब वैल्यू भरेंगे तो सही आंसर क्या आएगा, तो पहले तो ये एक अलग सी कथा हो गई, इसको मैं अलग से बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब इसकी कथा के कंटिन्यूएशन में अगर हम बात करें तो डेल्टा यू जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसको मैं लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस जी, ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल M, बॉडी का मास स्मॉल m, फाइनल जो डिस्टेंस है वो 1/2r होगी, क्योंकि 2r चला गया, सेंटर से डिस्टेंस सारी लिखी जाती है, माइनस 1/r। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2r। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करके, तो gm बाई mgr/2 टाइप का आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा समझ में आया होगा क्या गड़बड़ी होती है इस क्वेश्चन में। 11th के बच्चों को दिक्कत हो जाती है कभी कभी, आई होप अब आपसे नहीं होगी। हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ अपने। 6th क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन ब्रिंग अ मास 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए
इनिशियली द मास वॉज एट रेस्ट बट इट मूव्स विथ सम स्पीड इतना एज इट रीचेस एट ए. द वर्क डन बाय द पर्सन ऑन द मास इज -3 जूल. द पोटेंशियल एट ए. देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल. अब आपको एक बात और बता दें, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बोला जाए मास टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस टाइम्स ऑफ मास इनटू पोटेंशियल एट, जो भी यहाँ पे निकालना है, माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. ठीक, अब चेंज काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या आएगा, हाफ mv², हाफ मास है हमारा 1 kg, वेलोसिटी है हमारी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मास है 1. फाइनल पोटेंशियल ये लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल 0 था, इन्फिनिटी पोटेंशियल यहाँ पे बोला गया है 0 है. ठीक है, इनिशियली इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं 0 है. ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो कि बोला गया है -3 है ये. तो ये आपका आएगा 2 और ये आएगा आपका -3, तो इधर जाएगा 5 और एक माइनस लगाया तो v की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -5. ठीक है, जूल पर kg. ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. आपको देखो वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करनी है और कुछ बात करने की जरूरत आपको है नहीं. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. लेट v and e be the gravitational potential and gravitational field at a distance r from the center of uniform spherical shell. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है. पहले मैं आपको बता दूं, शेल अगर होता है, शेल के अंदर फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है. बाहर दोनों बातें हो सकती हैं. सो अगर हम ग्राफ बनाते हैं v का, तो v का ग्राफ ऐसा आता है, फिर ये घटना शुरू कर जाता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड का बना रहे हैं हम, इस बात का आप ध्यान रखें. अब ई का ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, जब ई का ग्राफ बनाते हैं पोजीशन के साथ, तो ई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फिर से मैं मैग्नीट्यूड बना रहा हूँ, अंदर 0 तो यहाँ तक 0, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे होता है. अब आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस है. ऑब्वियस है ये वाला ई वाला डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये वाला कॉन्टिन्यूअस है, तो बी स्टेटमेंट चाहिए, ए स्टेटमेंट गलत है. इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन दिया जाएगा बी करेक्ट, ए रॉन्ग, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए. सॉरी, बुढ़ापा आ गया. तो लेट वी एंड ई रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर के अंदर जो फील्ड की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, और बाहर की तरफ जो होती है वो 1/r² होती है. ठीक है, और पोटेंशियल जो होता है वो अंदर जो होता है 3r² - 2r² टाइप का होता है, और बाहर जो पोटेंशियल होता है इन्वर्सली r होता है. इसका मतलब अगर मैं फील्ड का ग्राफ बनाऊं तो फील्ड का ग्राफ ऐसे आएगा, मैंने v गलत लिखा है, e होना चाहिए था यहाँ पर, मैं e कर देता हूँ. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पोटेंशियल का ग्राफ, मैं मैग्नीट्यूड का बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ नेगेटिव रहता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे पैराबोलिक चलेगा, फिर बाद में ऐसे चलेगा, कुछ ऐसे आएगा, है ना. तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, बाद में हाइपरबोलिक हो जाएगा. तो यहाँ पर ए और बी दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे, जबकि यहाँ बोला गया डिसकॉन्टिन्यूअस, जो कि गलत है. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन इस तरह ग्राफ के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. अब अगला, टेक द इफेक्ट ऑफ बल्जिंग ऑफ अर्थ एंड रोटेशन इनटू अकाउंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो अर्थ मान लो हमारी ऐसे है, स्फीयर ना होकर थोड़ा ऐसे है, और रोटेट भी कर रही है ऐसे, इस तरह से है. सो यहाँ पर जो रेडियस है वो r' है, यहाँ पे रेडियस है वो r है, ऐसा है कुछ. ठीक है, तो रेडियस में क्या है, डिफरेंस है. हमने क्या बोला, यहाँ पे जो रेडियस है वो कुछ और है, यहाँ पे r' है, और यहाँ पे रेडियस क्या है, r. अब यहाँ पे जब हम फील्ड निकालेंगे तो रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अर्थ के सरफेस पे ही देखेंगे और एक्सिस के पास भी बैठ के देखेंगे, तो रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे जो ग्रेविटी आएगी
वो ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी gm/r²। लेकिन यहाँ पे अगर हम ग्रेविटी की बात करने जाएंगे तो gm/r' है, तो ये r' लिखेंगे तो r' को मान लेते हैं कुछ बड़ा है डेल्टा r से, तो r' ये माइनस ओमेगा स्क्वायर r' का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मतलब ये डेल्टा आर जो बढ़ा है उसको हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नेट ग्रेविटी इतनी होगी, मतलब इस ग्रेविटी से ये वाली ग्रेविटी कम होगी। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये कह रहे हैं देयर आर पॉइंट्स आउटसाइड द अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट इक्वेटर। तो अर्थ के सरफेस से अगर हम कहीं दूर, जैसे इसी साइड, यहीं इसी पोल पे, अगर हम इसी लाइन पे यहाँ कहीं पहुँच जाएं, तो ऑब्वियस है कि इस इतनी वैल्यू से कम वैल्यू फील्ड की होनी चाहिए। तो कभी ऐसा नहीं होता घटते घटते इतनी वैल्यू पहुँच जाए, पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इक्वेटर वाली वैल्यू को दोबारा पा लें, ठीक है। देयर आर पॉइंट्स आउटसाइड द अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इक्वेटर, ये स्टेटमेंट सही है। देयर आर द पॉइंट आउटसाइड द अर्थ वेयर द वैल्यू, ठीक है, ये भी गलत लिखा है, वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू इट्स वैल्यू। अब देखो यहाँ से यहाँ जितनी वैल्यू होगी इससे कम ही आएगी, कभी ज़्यादा नहीं होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेविटी की, तो इससे ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए सही बी गलत, तो ए करेक्ट बी गलत, ये आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं, आइए। सॉरी, the time period of an earth satellite in a circular orbit is independent of। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है t, इस की वैल्यू जो आती है वो आती क्या है, एक सेकेंड में इसको सही कर दूं, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई √g मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, r की पावर 3/2, ये होता है टाइम पीरियड एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैनेट का मास होता है, सैटेलाइट का मास नहीं होता है, तो ये मास ऑफ द सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे डिपेंड करता है क्या, तो इंडिपेंडेंट पूछा है, तो मास ऑफ प्लैनेट है, सैटेलाइट का तो नहीं है, तो इससे इंडिपेंडेंट हो गया। रेडियस, रेडियस तो ऑफ ऑर्बिट तो है ही, तो इस पर तो डिपेंड करता ही करता है, तो ए वाला आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट पूछा है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून अर्थ सिस्टम इज यू एंड जीरो पोटेंशियल इज एट इंफिनिटी सेपरेशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो देखो क्या है, ये अर्थ है, ये मून है, मून अर्थ से बाउंडेड है, अर्थ को छोड़ के नहीं जा रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ के इन्फ्लुएंस में है, और यहाँ पे कहीं पे तुमने u 0 लिया है, तो यहाँ पे u नेगेटिव आएगा, यहाँ पे u जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये पूरा अर्थ से बाउंडेड है, अर्थ के सिस्टम से बाउंडेड है, मतलब टोटल एनर्जी भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जो u का जो मैग्नीट्यूड है उससे कम मैग्नीट्यूड होगा हमारा किसका, काइनेटिक एनर्जी का, तभी तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। क्योंकि ई जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, u का मैग्नीट्यूड प्लस u की वैल्यू प्लस k की वैल्यू, तो u मान लो ज़्यादा होगा नेगेटिव में, तभी तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें 3 ही ऑप्शन थे, ये मैं सोचता कि मैंने एक लिखा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फिगर शोज द इलिप्टिकल पाथ of a planet about the sun. The two shaded parts have equal area. If t1 and t2 the time taken by the planet to go from a to b and c to d, मतलब टाइम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे t1 t2 लगा है। तो आपको बताना है कि टाइम में क्या रिलेशन होगा। तो आप सभी को पता है एरियल स्पीड, केप्लर्स लॉ, एरियल स्पीड, एरियल स्पीड मतलब जो एरिया स्वैप करता है पर यूनिट टाइम वो होता है कांस्टेंट। इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्वैप करता है, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इक्वल एरिया तो इक्वल टाइम इंटरवल भी होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर एंड सैटेलाइट फील्स वेटलेस बिकॉज। तो अब देखो क्या है, एक आदमी यहाँ पे ऐसे चेयर पे मान लो बैठा है, इसको वेटलेस फील हो रहा है। देखो
कभी जैसे इस तरह से वेट अगर हम मेजर करते हैं तो वेट का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है। देखो ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगेगा वेट, ठीक है। अभी किसी सेटेलाइट में है, मतलब ये ऐसे सेटेलाइट घूम रही है, इस सेटेलाइट में कहीं चेयर पड़ी हुई थी, इसमें ये बैठा हुआ है, इसकी फोटो है। अभी सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर, ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम इसी चेयर के रिस्पेक्ट में देखें तो इस पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो उसको भी हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, किसको, एम ओमेगा स्क्वायर आर को भी दिखाना पड़ेगा। अब हमने आपको भी थोड़ा बताया क्या नॉर्मल होता है हमारा रीडिंग, वेटलेस मतलब कोई वेट नहीं है, मतलब नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो नॉर्मल को कौन मैनेज कर रहा है, मतलब कौन है जो वेट को मैनेज कर रहा है, तो वेट को इसने मैनेज किया है, तभी नॉर्मल हमारा जीरो हो गया है। तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, बात खत्म। तभी कोई कहते हैं नॉर्मल वेट को बैलेंस कर देगा, नॉर्मल वेट को बैलेंस कर दो तो एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, जैसे अभी हम बैठे हैं ना वो वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं है ये। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस केप्ट इन अ सैटेलाइट, द रीडिंग ऑफ बैलेंस इज W1 when the satellite goes in an orbit of radius r and W2 when it goes in an orbit of radius 2r। एक बात बताओ जरा, अभी जो हम पिछले वाला क्वेश्चन करके आए हैं उस क्वेश्चन में क्या था, कोई प्लैनेट सैटेलाइट के अंदर था तो उसका वेट क्या था, उसका वेट जीरो था। क्यों, सैटेलाइट के अंदर क्या था, ये चीज़ जो है बैलेंस कर जाती है इससे, ठीक है। क्यों बैलेंस कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब हम g की वैल्यू लिखेंगे तो g की वैल्यू ओमेगा के हिसाब से ही आएगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा कैंसिल रहती है। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर ये वेटलेस रहेगा तो हमेशा इसका वेट क्या आएगा, जीरो आएगा। जब इसका हमेशा वेट जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा ही रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। सेटेलाइट के अंदर हमेशा वेटलेस होता है चाहे जिस रेडियस में घूमे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। अब अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी है, इसको फेंकना चाहते हैं इन्फिनिटी पे, तो जो यहाँ स्पीड दे वो इसके स्पीड होनी चाहिए, कहने मतलब ये। खैर इन्फिनिटी पे बोले बहुत दूर, बहुत दूर बोले तो वहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, जस्ट फेंकना चाहते हैं तो वेलोसिटी भी जीरो कर दो। तो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखो जी एम स्मॉल एम माइनस का डिवाइड बाई आर प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू है वो कितनी बराबर है, जी एम स्मॉल एम बाई आर, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा एम जी आर। इतनी एनर्जी से हमें फेंकना पड़ेगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अर्थ के सरफेस से, ध्यान रखना अर्थ के सरफेस से है, हमेशा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए यहाँ क्या है, अ प्लैनेट इज केप्ट एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस आर एबव द अर्थ सरफेस। अब कितनी स्पीड से फेंका जाए, तो वही क्वेश्चन फिर से, लेकिन अभी कहाँ, यहाँ से फेंका गया है, यहाँ से फेंका गया है, यहाँ से फेंक रहे हैं बाहर के लिए, इस जगह से यहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाए और वेलोसिटी भी जीरो हो जाए। तो इस जगह पे हमें मैकेनिकल एनर्जी लिखना है, उसको जीरो कर देना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगी, माइनस का जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2r। क्यों, सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, ये r है और सरफेस से r, तो 2r हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य कर दो, ये कैंसिल कर दो। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो रूट ओवर जी प्लैनेट का मास डिवाइड बाई आर, ये आ जाएगा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वो जो आया था वो अर्थ के सरफेस से था, इस बात का ध्यान रखना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है सॉरी बार बार खांसी से आपको लोग तकलीफ हो रही होगी। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग the earth close to the surface, a particle is to be projected from the satellite to just escape from the earth, the escape speed from the earth is ve, मतलब जब अर्थ के सरफेस से फेंकते हैं तो escape स्पीड ve होती थी। अब अर्थ के बहुत क्लोज एक सैटेलाइट चल रहा है, उस सैटेलाइट से फेंकना है तो क्या होगा, तो अर्थ के क्लोज चल रहा है तब भी इसको घूम फिर के मुझे ve वेलोसिटी मिल जाती, तब से चला जाता छोड़ के। अगर यहाँ पे जस्ट है तो कुल मिला के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, अर्थ से मुक्ति पाना चाहता है तो यही वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन, या जो भी बात करें हम वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू
या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट लिखें तो पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस सैटेलाइट की वेलोसिटी कर देंगे। तो इसको इधर ले आते हैं तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट प्लस वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये पार्टिकल वेलोसिटी। अब ये स्केप करके जाना चाहिए तो ये वेलोसिटी इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब इसकी स्पीड इसके बराबर होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है और तुमने किसी पार्टिकल को ऐसे सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में मान लो वी से फेंक दिया, वी से फेंका, तो वी और ये दोनों मिल जाएंगे तो बड़ी आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इधर फेंकते तो इधर फेंकते वी से तो ये तो माइनस हो जाता। तुमने सोचा अगर वी से फेंका, इस तरफ फेंक दिया वी से, इधर ही घूम रहा था तो दोनों जुड़ गए तो बहुत मस्त होकर चला जाएगा। तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी वी से ज़्यादा आएगा, आराम से चला जाएगा। मतलब आप वी से कम से फेंकोगे तब भी जाएगा, कहने का मतलब ये है। अच्छा, अगर मान लो आपने इस तरफ फेंका तो इधर फेंका वी से ही और इधर चल रहा था तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी पॉजिटिव वाले, इसकी इस तरफ फेंका तो नेगेटिव, तो ओवरऑल तो कम आ गई, वी के बराबर तो नहीं आएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। हो सकता है अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको। मुझे कुल मिला के वी चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे वी चाहिए था, मैंने इसको इस तरफ फेंका है, मैंने इस तरफ फेंका है इसको ऐसे, ठीक है। सो ये चाहिए मुझे वी, ठीक। मैं वी चाहता हूँ, इसको इधर भेजूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस वी एस लिखूंगा। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस वी पी एस लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये है, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आएगी वो आएगी वी स्केप के बराबर आएगी, ठीक, स्केप के बराबर होनी चाहिए तो चला जाएगा, ठीक है। अब जो ये माइनस टाइम्स ऑफ वी एस लिखेंगे तब ये वी पी एस आएगा, समझ गए, ऊपर जो लिखा है वही मतलब। अब खुद आप सोचिए, अगर मैं बोलूँ कि इसकी वेलोसिटी वी फिक्स हो गई, अब सेटेलाइट अगर इसी के डायरेक्शन में चलेगा तब तो ये ऐसे लिखा जाएगा, अपोजिट चलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो एक केस में अगर आप देखो तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेटेलाइट क्या आएगा, वी माइनस वी एस आएगा। एक केस में क्या आएगा, वी प्लस वी एस आएगा। तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में भेजा गया, इसलिए डी आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 की तरफ। देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेट वी एंड ई डिनोट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इट इज पॉसिबल टू हैव, देखो dv बाई डी आर माइनस का वो होता है e, v जीरो होगा तो e जीरो होगा, सही है। v जीरो होगा, e नॉन जीरो होगा, वो भी सही है। क्यों, चेंज इन v जीरो होना चाहिए, चेंज इन v जीरो होना चाहिए। हो सकता है v लगातार जीरो हो सकता है v अभी जीरो, अगले इंस्टेंट पे v की कुछ वैल्यू आ गई हो, ठीक है, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। v नॉन जीरो है, e जीरो है, हाँ हो सकता है। क्यों, हो सकता है v कांस्टेंट हो तो dv बाई डी आर जीरो आ जाए, हो सकता है दोनों ही नॉन जीरो हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है लोगों को। देखो v जीरो है, लगातार जीरो है, तब तो e जीरो आएगा ना। v किसी इंस्टेंट पे जीरो लेकिन अगले इंस्टेंट पे कुछ वैल्यू है ना, तब तो dv तो जीरो नहीं आएगा ना, ये कहने का मतलब मेरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनसाइड अ स्फेरिकल शेल के अंदर क्या होता है, शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और ई की वैल्यू जीरो होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम एवरीवेयर, बिल्कुल सही बात है। और वैसे जीरो है तब भी तो सेम ही है, इसलिए ये वाली बात भी सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ग्रेजुअली श्रिंक करता है। तो ये शेल है हमारे पास, ठीक है। शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल लिखी जाती है जी एम डिवाइड बाई आर, वो भी माइनस का ये लिखा जाता है सरफेस पर, और वही पूरा अंदर सब जगह होता है। तो ये श्रिंक करेगा तो रेडियस कम होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन माइनस लगा इसलिए डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर पे होगा वही सरफेस पे होगा, है ना। और ये रेडियस कम होगी तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में बढ़ेगी लेकिन माइनस लगा इसलिए ओवरऑल घटेगी, इस बात का ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सॉरी, पहले बताया भाई बुढ़ापा आ रहा है बहुत तेजी से। कंसीडर अ प्लैनेट मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, द वर्क डन ऑन द प्लैनेट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो देखो क्या है कि ये प्लैनेट पे मूव
प्लैनेट मूव कर रहा है सन के चारों तरफ ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिस इंटरवल में आपको वर्क चाहिए उस इंटरवल में क्या कर लोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, वो वर्क के बराबर आ जाएगा। तो इससे इस आर डिस्टेंस और इस आर डिस्टेंस पर, जो कि मतलब इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल एंगल बनाएं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो स्पीड हो वही स्पीड यहाँ पे आए, तो यहाँ के बीच में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। और वैसे भी एक राउंड में अगर मान लो यहाँ से चला लौट के फिर यहीं आ गया तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा जी। तो एक राउंड में भी जीरो होगा और किन्हीं दो सेक्शन पे, किन्हीं दो पार्ट पे भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब किसी पे नहीं स्पेसिफिक कुछ होंगे उन पर, ठीक है, कुछ पार्ट पे, हर पार्ट पे नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए पहले और दूसरे में ये कंफ्यूजन है, ये नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, टू सैटेलाइट्स A and B मूव अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट, द मास ऑफ B इज ट्वाइस द मास ऑफ A। B का मास A के मास के 2 गुना है, तो क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें स्पीड की, ऑर्बिटल स्पीड g मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाई r होता है, सैटेलाइट के मास से कोई लेना देना नहीं होता है। एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखते हैं तो -g m1 m2, मतलब प्लैनेट का मास और सन का, मतलब उसका सैटेलाइट दोनों का मास यूज होता है, तो वहाँ तो वही मास का खेल आ गया। सेम ऐसे काइनेटिक एनर्जी में भी होता है, सेम ऐसे टोटल एनर्जी में भी होता है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग प्लैनेटरी मोशन। अगर हम प्लैनेटरी मोशन कर रहे हैं सन के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें तो फोर्स जो है हमारा इस तरफ लगेगा, पोजीशन वेक्टर हमारा इस तरफ होगा, तो टॉर्क हमेशा ही जीरो आएगा। टॉर्क क्या होगा, हमेशा जीरो आएगा। टॉर्क क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो टॉर्क हमेशा जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब एंगुलर स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको आई ओमेगा लिखेंगे ना, या MVR लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी की गारंटी ले सकते, स्पीड की गारंटी ले सकते, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की गारंटी ले सकते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन करने थे, ठीक है। और इसके बाद हम अगला चैप्टर अपलोड करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। और अगर आपको मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।